सिर्फ आपके पास धनुष होने से आप अर्जुन नहीं बन जाते, उसके साथ साथ आपको द्रोणाचार्य की भी जरूरत पड़ती है। विराट कोहली भी जब डिप्रेशन में आ गए तो वो भी सचिन तेंदुलकर को मिलने गए थे। मेरे पास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, टीचर नहीं है, कुछ गाइडेंस नहीं है, तो मैं क्या करूं? डोंट वरी, अभी हम जिंदा है। डायरेक्टली सीधा पीडीएफ से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक कितने लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कैसे क्लिक होगा कि यार क्वेश्चन में कौन सा वर्ड दिया है, वहां से उस वर्ड को पकड़ के डायरेक्टली आंसर दे सके। हाँ, उसे लेजेंड लेवल का सॉल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो सॉल्यूशन भी थोड़ा लंबा ही इसका लेना पड़े। इस वीडियो के बाद आपको एमसीक्यू की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यूट्यूब पर तो अभी अभी आए थे तो बहुत पहले, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। एंड जो बच्चे यार काफी वीक बच्चे, उनको तो ये करना है मतलब करना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो बच्चों लोग आज इस वीडियो में बात कर रहे हो कि हमारे जो 12th साइंस वाले बच्चे हैं, इनकी सबसे बड़ी हाल की जो प्रॉब्लम है वो है एमसीक्यूज। जहां पर जाओ, जिस बच्चों को मिलो, हर जगह पर एक ही बात चल रही है, सर एमसीक्यू का इतना टेंशन है कि क्या करे, राइट। जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे, उनसे मैं मिला हूं, फिर मेरे जितने भी वीडियोस में अपलोड करता हूं, उन वीडियोस के कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं, मेरे पर्सनल या ऑफिस के जो नंबर है वहां पर जो बच्चों के जो मैसेज आते हैं, बच्चों के साथ टेलीफोनिक बात होती है, अभी हर जगह पर सिर्फ एक ही चीज का मातम छाया हुआ है और वो चीज है एमसीक्यू। सर इतना टेंशन है एमसीक्यू, राइट। तो चलो इस वीडियो में आज हम दो तीन चीजें बात कर रहे हो कि सबसे पहले तो मैं उन चीजों के बारे में बात करूंगा जो एक साइकोलॉजी के लिए जरूरी है। जो मेरे ऑफलाइन वाले जो भी बच्चे, मतलब लास्ट 2 वीक से मैं देख रहा हूं, जब भी मेरा सेशन एंड होता है, लेक्चर कंप्लीट होता है, दो चार 5 बच्चे मुझे मिलने आते हैं और बस सबके दिमाग में, सबके जवान में बस एक ही क्वेश्चन है, सर एमसीक्यू के लिए मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे एमसीक्यू में ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ऐसा सोचता हूं तो ऐसा होता है। फिर कमेंट्स देखते, राइट। तो फिर सारे बच्चों को जब ऑफलाइन क्लास में मिलते हैं, क्लास के साइड फिर बाद में मिलते हैं या कमेंट्स पढ़ते हैं, बस हर जगह पर जो बच्चे के जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो इस सेशन में सबसे पहले मैं एक वो चीज डिस्कस करूंगा कि जो इस टाइम पर जो बच्चे अभी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को फेस कर रहे हैं, उनमें से मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चंस ऐसे निकाले कि उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके मिल जाएंगे। हाँ, उसके बाद हम इस जो भी ये वीडियो का आप थंबनेल देखकर आए कि यार आईएमपी एमसीक्यू भी क्या रहेंगे, कौन सी बुक रहेगी, सब सारी चीजें इसमें डिस्कस होगी। मैं जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके आईएमपी भी आपको दूंगा, सारी बातें धीरे धीरे होती रहेगी। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यार देखो, सिर्फ आपके पास धनुष होने से आप अर्जुन नहीं बन जाते, उसके साथ साथ आपको द्रोणाचार्य की भी जरूरत पड़ती है, राइट। उसी तरह से आपके पास कोई अच्छी बुक हो या ना हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है किस तरह से इस टाइम पर किस तरह से प्रिपरेशन करना। आपके दिमाग में जो इतने सारे क्वेश्चंस पड़े हुए, कुछ बच्चे तो इतने फ्रस्ट्रेशन में, इतने टेंशन में चले गए कि ऐसा लगता है कि सर थियरी में तो कर लेंगे, एमसीक्यू को तो नहीं कर पाएंगे। मतलब इतने हद तक वो नीचे गिर चुके हैं, इतने डिप्रेशन में चले गए, सर एमसीक्यू से बहुत डर लगता है, राइट। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लूंगा कि जो इन जनरल आप लोगों ने कमेंट्स में या ऑफलाइन वाले बच्चों ने मुझे लास्ट 1-2 वीक में पूछे। सबसे पहला इन जनरल क्वेश्चन, मतलब आपके प्रॉब्लम्स ये रहते हैं, एमसीक्यू से सर बहुत डर लगता है। दूसरी बात, सर एग्जाम में लॉजिक ही याद नहीं आता, बहुत सारा पढ़ के जाते हैं, घर पे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर लॉजिक से याद नहीं आते। कुछ बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछे, सर कितने क्वेश्चंस की पर चैप्टर में प्रैक्टिस करनी चाहिए? 200, 300, 400, 500, मतलब बहुत सारी मार्केट में बुक्स है, कुछ बुक्स में 300 क्वेश्चन है, 400, 500, कुछ चैप्टर्स में, कुछ बुक में 700 क्वेश्चंस भी दिए। तो सर इतने सारे क्वेश्चन मैं कब प्रैक्टिस करूंगा? सर इतने करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? प्रीवियस ईयर के गुजरात बोर्ड के क्वेश्चंस करने चाहिए, गुजसेट के करने चाहिए नहीं चाहिए, उसका कितना इंपॉर्टेंस है? तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर एक ये क्वेश्चन आता है कि यार एक प्रॉब्लम रहती है बच्चों की कि सर आई हैव अ नो ट्यूशन, मेरे पास कोई अच्छे टीचर्स नहीं है, मुझे कुछ गाइडेंस नहीं मिल रहा है, मैं बहुत कुछ इंटीरियर एरिया से आ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, कुछ बच्चे तो डायरेक्टली कॉल भी करते हैं, तो ऑफिस वाले जो भी हमारे टीम मेंबर है मुझसे बात करवाते हैं। तो मैंने लास्ट 2-3 दिन में 2-4 बच्चों के साथ बात की। एक बच्चे ने बहुत ही गुजरात के एक इंटीरियर एरिया से मेरे को कॉल आया था, शायद उसके जो नजदीक में जो सिटी पड़ता है उसका नाम मुझे पता है, उसने जहां से कॉल किया था उस विलेज का नाम तो मैंने पहली बार सुना है। वो कहता है कि सर मैं ये जो आपने सिटी का नाम बताया, उस सिटी से 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है हमारा, वहां पर मैं रहता हूं, और सर हमारे यहाँ ना इतने अच्छे स्कूल है, ना कोचिंग है, और सर मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं कोई पर्सनली व्हीकल भी मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। 10 किलोमीटर में साइकिल से जाता हूं और साइकिल से आता हूं, और ऐसी कंडीशन में सर ऐसे ही बस मैंने यूट्यूब पर आपका एक वीडियो देखा और आपसे मुझे बात करनी है। तो जो बच्चे के साथ बात हुई तो काफ़ी लंबी बात हुई, मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया कि यार क्या बच्चे होते हैं यार, क्या कहाँ पर बच्चे
कितने छोटे छोटे इंटीरियर एरिया में, छोटे छोटे गांव में बच्चे पढ़ रहे हो। सिटी एरिया में तो यार बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि यार उनको बड़े बड़े कोचिंग मिल जाते हैं, राइट। उनकी वहां पर 30,000 40,000, मैंने 50,000 तक का भी फीस, बड़े बड़े जो मेट्रो सिटी वहां पर मैंने देखा है कि यार 50,000 पर सब्जेक्ट फीस रहती है। तो यार वो बच्चे पे कर पाते हैं शायद। लेकिन बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे क्या जो छोटे सिटी से आते हैं, छोटे छोटे गांव से आते हैं, राइट। तो यार कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं खेत में रहते हैं उनका घर, राइट। 2-4 घर मिलाकर एक मतलब कोई ऐसा खेत जैसा एरिया, वहां पर उनका घर रहता है, वहां से बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं। तो वो बच्चे तो एमसीक्यू के जो प्रेशर से मर जाएंगे, राइट। फिर लेकिन सर पेपर हमारा इजी हो गया, टफ हो गया, एक फालतू सा क्वेश्चन है, राइट। उसका आंसर टीचर भी क्या दे, लेकिन बच्चे क्या करें, इतने टेंशन में होते हैं कि वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछे, सर पेपर कैसा आएगा। मैं बोलता हूँ कि रेक्टेंगल पेपर आएगा, राइट। तो ये आपको लग रहा है कि सर हंस रहे, मजे ले रहे, तो मजे तो नहीं ले रहे, लेकिन थोड़ा आपका टेंशन कम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, राइट। तो देखो कुछ बच्चे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, इतना टेंशन में आ जाएगा सर पेपर कैसा आएगा, इजी रहेगा कि टफ रहेगा, राइट। ये सारे क्वेश्चंस के मैं भी आंसर आपको दे रहा हूँ वन बाय वन। कुछ क्वेश्चन ऐसे सर एमसीक्यू के लिए कुछ मोस्ट टाइम भी दे दीजिए, क्या करें। तो ये इन जनरल बच्चे आप सबके यही क्वेश्चन है, राइट। इन जनरल सभी बच्चों के यही अभी इस टाइम पर क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर आपको दूंगा, क्योंकि आप कोई भी बुक पढ़े, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करे, 200 क्वेश्चन सॉल्व करे, 50 क्वेश्चन सॉल्व करे, या सुबह पढ़े शाम को पढ़े, कोचिंग जाए, पर्सनल स्टडी करे, जो भी करें, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई एक विजन, कोई प्रॉपर आपके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए कि मुझे ये करना, इतना करना है, ऐसा ऐसा मैं ऐसा करूंगा तो ये करना है। जब मैं टेंशन में हूं या इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन होती है, रेडी, मुझे इस सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है, कैसे टेकल करना है इस सिचुएशन को। तो यार ये डे टू डे मतलब ये डेली एक प्रोसेस है। वैसे मैं इस वीडियो में जितना भी मुझसे हो सकता है उतना मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, बट ये जो सारी चीजें एक डेली डोज की तरह रहती है। जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे रहते हैं उनको एवरीडे मतलब वीक में 4-5 दिन तो ऐसा रहते, मैं कुछ ना कुछ 5, 10, 15, 20, 25 मिनट उनको मोटिवेट करता रहता हूँ कि यार इस सिचुएशन में आप अभी ऐसा हो, आपको ऐसा लग रहा है, हाँ बच्चे हैंड रेस करेंगे, यार सर हाँ सब ऐसा ही लगता है, हम सबको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। लास्ट डे मैंने बच्चों को पूछा था कि यार कितने बच्चे ऐसे कि जिनको ऐसा लगता है कि यार ये एमसीक्यू पार्ट बहुत ही टफ लग रहा है, अभी मुझे पढ़ना सर बड़ा दिमाग फट गया ऐसा। तो सारे बच्चों ने ऐसा बस हैंड रेज कर दिया, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने। तो फिर कुछ 5, 10, 15 मिनट उनके साथ बात हुई, फिर जाके उनको लगा कि हाँ अच्छा, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट। तो ये प्रोसेस का एक पार्ट है, सभी बच्चों के साथ पहले ऐसा हो चुका है, आप पहले नहीं है। तो मैंने उनको इस पूरी सिचुएशन बताई, कुछ जो पास्ट में उनके जो सीनियर्स पढ़ के गए थे उनका कुछ एक्सपीरियंस उनके साथ लास्ट 2-4 वीक में मैंने शेयर किया, तब जाकर उनको थोड़ा लगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, ये भी इस सिचुएशन से, इस फेज से पास हो रहे थे, तो हम भी हो जाएंगे, कुछ नहीं कर लेंगे, फोड़ लेंगे, राइट। तो ये कि टेंशन जब कम होता है ना, उसके बाद जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो यार आपका दिमाग डबल जोर से चलता है और आप फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में हो, मुझसे कुछ नहीं होगा, ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, अब इस बार तो मैं गया। जब आप ऐसा सोचने लगते हो ना, फिर जब जाकर आप इतने प्रेशर में पढ़ने बैठते हो, तो यार आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली यार कम हो जाएगी, राइट। आप समझ रहे हो कि लास्ट अभी 3-4 ओवर बाकी है और जो बैट्समैन जा रहे हैं यार वो यार एक एक्चुअली में बैट्समैन नहीं है, वो कोई एक बॉलर टाइप का या मिडिल ऑर्डर कोई बैट्समैन है, और उनके सर पर इतना बड़ा टेंशन दे दिया आपको कि यार लास्ट 1 ओवर में आपको 20 रन निकालने हैं, लास्ट 1 ओवर में आपको 3 चौके लगाने, यार वो कितना प्रेशर में आ जाएगा। बस उसी तरह के आपकी भी सिचुएशन है। तो देखिए सबसे पहले तो यार एमसीक्यू से बहुत डर लगता है, एमसीक्यू के बच्चों डर निकाल दीजिए, वो कोई इतनी टफ वाली बात नहीं है। हाँ पहली बार देखो ये 1-2 क्वेश्चन में एक साथ में आपके साथ लूंगा, यहां पर लिखा है, मैंने एक और भी क्वेश्चन लिया, एग्जाम में लॉजिक ही याद नहीं आता क्या करें। तो इन दोनों क्वेश्चन का मैं एक साथ आपको आंसर करना चाहूंगा कि देखिए मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि इससे पहले आपने कब किसी भी एग्जाम में एमसीक्यू आपने प्रिपेयर किए हैं? कभी भी आपने इससे पहले एमसीक्यू का कोई एग्जाम दिया हुआ है? नहीं। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 11th स्टैंडर्ड तक आपने जो एग्जामिनेशन, जब भी जितने भी आपने एग्जाम दिए, कभी भी हमारे एग्जाम जो आपका जो एक शेड्यूल है, राइट, जो एक प्रोसेस है, वहां पर कई जगह पर भी एमसीक्यू का कोई पार्ट नहीं है। वैसे ही सबसे इतना ही एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही चला रहा है। तो आज तक आपने कभी भी एमसीक्यू की कुछ इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कभी नहीं किया। जैसे ही आप 12th स्टैंडर्ड में आए तो थियोरी के साथ जितना भी आपसे हो सका उतना आपने एमसीक्यू का पार्ट प्रिपेयर किया। उसमें भी थोड़ा स्टार्टिंग पार्ट में मतलब कंट्रोवर्सी टाइप कुछ चल रहा था कि होगा नहीं होगा, कंफ्यूजन चल रहा था कि यार ब्लूप्रिंट ऐसा आ रहा है कि एमसीक्यू निकलने वाले, होने वाले नहीं। तो स्टार्टिंग 1-2 महीने कुछ बच्चों ने वैसा ही निकाल दिया कि चलो जो कुछ फाइनल होता है उसके बाद एमसीक्यू प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो देखिए बच्चों, तो ये सारी बातें चली गई। अभी लास्ट 1-2 महीनों में आपने
थियरी के साथ साथ जितना भी आपको टाइम मिला उतना आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली कि जो चीज आप पहली बार कर रहे हैं डायरेक्टली उसमें ग्रिप कैसे बनेगी। तो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस आपके दिमाग में रखिए कि यार एक प्रोसेस है, आप कुछ भी करेंगे, एक चैप्टर को लेकर बैठ जाएंगे सुबह से शाम तक, बस प्रिपेयर करते रहेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, एक दिन में सारी चीजें नहीं होती है। इट टेक्स टाइम। आपने एक बार उस चैप्टर को प्रिपेयर किया, पहली बार तो आपने खुद से ट्राई किया, फिर आपने अपने टीचर्स से हो सके तो सारे डाउट्स क्लियर करवाए, टीचर्स ने आपके डाउट क्लियर करवाए, उसके बाद आपने टेस्ट दिया, फिर आपको लगा कि यार टेस्ट में जो 30 मार्क्स का या 50 मार्क्स का जो भी आपका पेपर है उसमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए, बाकी के क्वेश्चन मेरे करेक्ट नहीं हुए, तो यार आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो इस चैप्टर का आप जब से पैदा हुए हो तब से एक बार भी पहले कभी भी आपने एमसीक्यू का टेस्ट दिया है? नहीं दिया है। तो भाई टेंशन किस बात की, अब फर्स्ट टाइम आपने ट्राई किया है ना, इसी चीज का आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ट्राई करेंगे, ट्यूशन के एक दो छोटे मोटे टेस्ट देंगे, फिर फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकंड टर्म एग्जाम, प्रीलिम एग्जाम, पोस्ट प्रीलिम एग्जाम, राइट, इतने सारे टेस्ट आपके ट्यूशन में भी हो रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि जब तक आपका बोर्ड एग्जाम होगा तब तक पर सभी चैप्टर्स जो भी उसके ऑन एन एवरेज आपने 5-10 बार उनके बहुत सारे आपने खुद ने रिवीजन मार लिए होंगे, इतने टेस्ट दे दिए होंगे, तो एक चीज 5-10 बार आप कर लेंगे, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर होगा। 50 क्वेश्चन या फर्स्ट टाइम ट्राई करें उसमें से 25-30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं, तो यार कितनी बड़ी बात है, पहली बार में इतना अचीवमेंट है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार करके सेम लॉजिक रिपीट करते रहेंगे। ये है ना क्वेश्चन आपका कि सर जब आप सिखाते हो या जब हम घर पे पढ़ने बैठते तब लॉजिक याद हो जाता है, लेकिन जब हम खुद एग्जाम में जाएंगे तो हाँ, इट इज अ वन काइंड ऑफ एप्लीकेशन पावर। आप जो कुछ सीखते हो इट इज योर लर्निंग पावर, लेकिन उसको कैसे, कब, कौन से क्वेश्चन को कहां पर अप्लाई करना है, कौन से क्वेश्चन में कौन से लॉजिक को अप्लाई करना है, वो एक प्रैक्टिस से होगा। इट टेक्स टाइम, कुछ इसके लिए ट्रिक चाहिए होती है। वो कहते हैं ना कि जो सारे मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल रहते हैं उनमें जो सारे सॉल्यूशंस दिए होते हैं या कुछ जगह पर जो जगह पर सॉल्यूशंस दिए होते हैं वो एक टाइप के सिर्फ उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया, आप सॉल्यूशन देखेंगे तब पता चलेगा उसको सॉल्व कैसे करना है, उसकी ट्रिक वहां पर नहीं लिखी होती है। मैं जनरली ऑफलाइन वाले हमारे जो बच्चे, वहां पर हम जो सॉल्यूशंस है ना वो सारे सॉल्यूशंस 2 टाइप के डिस्कस करते हैं, एक किड्स लेवल का सॉल्यूशन और एक लेजेंड्स। मतलब कि अगर कोई किड है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं किड्स, एंड लेजेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। नहीं तो जो लेजेंड्स वाला सॉल्यूशन है मतलब जुगाड़ टाइप का कि क्वेश्चंस को देखा ये होगा तो यही आंसर होना चाहिए, तो ये एक कोई तुक्का नहीं है। ये लेजेंड्स वाला सॉल्यूशन है, मतलब कि आपको यार पूरा रिएक्शन लिख कर दिया हुआ, सभी जगह पर प्लस माइनस साइड प्रोडक्ट सब कुछ पूरा रिएक्शन लिख कर दिया है, तो आप तो ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे नीचे सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन अच्छा भाई बन रहा है, लेकिन आपको कैसे क्लिक होगा कि यार क्वेश्चन में कौन सा वर्ड दिया है, वहां से उस वर्ड को पकड़ के डायरेक्टली आंसर दे सके। हाँ, उसे लेजेंड लेवल का सॉल्यूशन कहते हैं। वो प्रैक्टिस से आता है, वो धीरे धीरे होगा, डोंट वरी अभी हम जिंदा है, राइट, आपने वो डायलॉग सुना होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन डिस्कस करता हूं कि सर नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने। हाँ, ऊपर जो है उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है जो मैं भूल गया था, भगवान ने अच्छा याद दिला दिया मुझे कि यार आप पहली बार तो जो मैंने आपको बताया वही कि आप एक बार अभी प्रैक्टिस करें, 2, 3, 4, 5, 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपका ग्रिप बन जाएगा उस चैप्टर में। और सबसे बड़ी बात कि आप जो भी एमसीक्यू का पार्ट है पहली बार जब भी आप सॉल्व करते हो, आपका छोटा मोटा कोई भी टेस्ट आ रहा है उसके पहले 2-4 दिन पहले या जब भी आपको टाइम मिलता है आप स्पेशली ग्रुप डिस्कशन कीजिए। मतलब क्या 2-4 फ्रेंड्स आप एक साथ आपके कोचिंग सेंटर पर हो या किसी के घर पर आप इकट्ठा होइए और जो भी अब पैम्पलेट मटेरियल जो भी सॉल्व कर रहे हैं उसको साथ में डिस्कस कीजिए। अभी लास्ट 2-4 दिन पहले मुझे स्टूडेंट्स ने आकर बताया था कि सर आपने ये जो टेक्निक बताई थी और हमने वैसे किया ना तो बहुत बेनिफिट हुआ। और उसका बेनिफिट देखिए क्या है कि आप ग्रुप में आप डिस्कस कर रहे हैं, कोई एक क्वेश्चन आप भी पढ़ रहे हैं, सब लोग साथ में डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके साइड वाला जो भी आपका फ्रेंड होगा, आपकी दोस्त होगी, होगा कि अरे यार इसमें ये दिया हुआ है, देखो ना ये क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर Na2 है, ये SCO2 है, NaOH है, देखो ये कॉल्बेस्मेट रिएक्शन है, ये वुल्फ किस्टनर रिएक्शन है, ये वो वाला रिएक्शन है, यहाँ से ये प्रेशर मिलता है, यहाँ से टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये चलो आपके दोस्त ने बताया, ये सेंटेंस जो भी आपके दिमाग में आपके कान में पड़े आपने सॉल्व कर दिया। लेकिन जब सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व करने बैठेंगे 110% आपको वो सारे इंसिडेंट्स याद आएंगे। देखो इसके साथ एक साइकोलॉजी है, थोड़ा शांति से बैठकर सब कुछ आपको सुनना एंड तक, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो सॉल्यूशन भी थोड़ा लंबा ही इसका लेना पड़ेगा, राइट। मतलब कि यार A to Z डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको एमसीक्यू की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब आप साइकोलॉजिकल परफेक्टली फिट होने चाहिए, राइट, मैं ये दावा करता हूं। तो देखिए
आप क्या कर रहे हो, देखो आपके दिमाग को समझो कि आप दिमाग आपका कैसा वर्क करता है। आपका दिमाग एक डेटाबेस वर्क करता है और एक इंसिडेंट्स जो आपके साथ जो डिफरेंट आपके साथ जो डे टू डे लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो घटनाएं आपके साथ हो रही है, राइट। तो आपका दिमाग ज्यादा क्या याद रख सकता है, इवेंट्स जो आपके साथ इंसिडेंट्स हुए, जो घटनाएं होती है वो ज्यादा याद रखता है। मतलब कि आप कोई क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला याद करते हो या कुछ लॉजिक आप पढ़ते हो, उसकी जगह पर जब आपका दोस्त बोलता है कि नहीं यार देख इसमें ये बॉइलिंग पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनते हैं तो ये आंसर आएगा। अच्छा उसने बोला तो एक इंसिडेंस बन गया, उसके साथ कुछ डिस्कशन हुआ होगा, कुछ कॉमेडी हुई होगी, या आप आमने सामने कुछ आर्ग्यूमेंट करेंगे। ये जो सारी एक इवेंट बन रही है, 1 मिनट की, 10 सेकंड की, 15, 20, 50 सेकंड की, राइट, एक छोटी सी इवेंट बन रही है। तो आपका माइंड इवेंट्स को ज्यादा याद करता है, ना कि डायरेक्ट फॉर्मूला को या ना डायरेक्टली कोई रिएक्शन को। लेकिन आपका दोस्त बोलेगा कि देखिए यार NH2 KOH दिया, दिस इज द वुल्फ-किस्लर रिएक्शन, तो आपको याद हो जाएगा, हाँ यस उसने बोला, हाँ जब जैसे ही टेस्ट में आपको वो क्वेश्चन देखेंगे आप खुश हो जाएंगे यार, यस हाँ उसने बोला। वो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली मैं 110% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप उसको जाकर ताली मारोगे, यस हमने वो बात की थी, वही आया वही आया। वो ये जो खुशी होती है ना आपके चेहरे पर, वो मैंने खुद ने भी फील की। हम यहाँ पर मतलब मैं जो यहाँ पर आपको जो सॉल्यूशंस बता रहा हूँ वो कुछ कहीं से पढ़े हुए या सिर्फ किसी के वीडियोस सुन के या किसी बुक से नहीं बता रहा हूँ, खुद की जर्नी बता रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट भी रहा हूँ और लास्ट इतने सालों से एज ए टीचर भी। यूट्यूब पर तो भाई अभी हम अभी आए हैं, अरे टीचर तो बहुत सालों से। मतलब कि यार हम ऐसे नहीं है कि फ्री बैठे थे, कुछ काम नहीं है तो डायरेक्टली चलो यूट्यूब पर चले जाते हैं, कुछ ना कुछ यूट्यूब पर काम करते तो कुछ हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा, राइट। यूट्यूब पर तो अभी आए थे तो बहुत पहले से, बस उसी तरह से। मतलब कि यार हम जो, मैं सिर्फ डायलॉग के लिए आपको हंसाने के लिए बता रहा हूं, मतलब कि यार आपको यहां पर जो चीजें मिल रही है वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगी। मतलब कि हम लास्ट इतने सालों से बच्चों को ट्रेन करते आ रहे, बहुत सारे बच्चों के 99, 95, 96 बहुत सारे मार्क्स आए हुए बच्चों को। उन सारे बच्चों से भी मैं फ्यूचर में आपको मिलवाऊंगा, उनकी इंटरव्यू भी हम करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यार वो कैसे प्रैक्टिस करते थे, कैसे प्रिपरेशन करते थे। ऑफलाइन वाले जो बच्चे, उनको तो मैं क्लास में सीनियर्स को बुलाकर बताता हूँ, वो सारे बच्चे सीनियर्स के कॉन्टेक्ट में। ये भी एक अच्छी चीज है कि आप आपके सीनियर्स के भी कांटेक्ट में रहिए, सीनियर्स को भी कॉल कीजिए यार कैसे कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें सीनियर के साथ भी डिस्कस कीजिए, राइट। तो ये सारे सॉल्यूशंस है, राइट। ये सॉल्यूशंस जब डिस्कस करेंगे, सोचेंगे वो क्या करते। विराट कोहली भी जब डिप्रेशन में आ गए तो वो भी सचिन तेंदुलकर को मिलने गए थे, राइट। तो आपके सीनियर्स के साथ कांटेक्ट कीजिए, टीचर्स से मिलिए कि इस सिचुएशन में कैसे करना है, क्या क्या करना है। एक गाइडेंस चाहिए आपको कि ऐसे 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 आपको आगे बढ़ना है। डायरेक्टली सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस से एग्जाम में मार्क्स हैं, मैं ये समझता हूं कि एक पूरा 12 साइंस जो बोर्ड एग्जाम है ना, वो एक साइकोलॉजी, सिर्फ वो एग्जाम नहीं है, राइट। तो देखिए चलिए उसके बाद आगे देखते हैं कि यार सर पेपर इजी या टफ। और एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, हाँ सॉरी ये क्वेश्चन आपका छूट गया, नंबर ऑफ एमसीक्यूज पर चैप्टर कितने प्रैक्टिस करने चाहिए, कितने करने चाहिए। वो एक आंसर ऐसा स्काई इज द लिमिट, और दूसरा एक आंसर जो एक्चुअली में वही होना चाहिए, आप हर चैप्टर के कुछ ऐसे 50, 60, 70 ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए कि वहां पर सारे लॉजिक्स आपके कवर हो रहे हो, राइट। मार्केट में जो भी पब्लिकेशंस है, जो भी बुक, सारे जो भी मतलब जितना भी मटेरियल अवेलेबल है, वहां पर सब कुछ मिक्स दिया हुआ है। मतलब कि यार क्वेश्चंस को कुछ प्रॉपर मेथड से सेपरेट किया गया नहीं कि भाई ये जो है पार्ट पूरा आपका लर्निंग पार्ट है कि यार ये जो सारे क्वेश्चन है सिर्फ आप इस 30, 40, 50 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, सोच लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, आपके सारे लॉजिक्स इसमें क्लियर हो गए। उसके बाद आप जितना भी चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन यार ये जो 30, 40, 50 क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कीजिए। ये 25, 30, 40 क्वेश्चन ऐसे कि यार अभी आपको इस वक्त नहीं करने, लास्ट में जब आपके प्रीलिम एग्जाम है, पोस्ट प्रीलिम है, आपका जब फुल सिलेबस के जब सब आप कोचिंग में टेस्ट दे रहे हो, वहां पर जब आपके यार 80+, 90+ मार्क्स जा रहे हो, उस वक्त ये सारी चीजें करनी चाहिए। कुछ बच्चे ये जो मैंने पार्ट लिया ना, इजी आएगा या टफ आएगा, तो ये क्वेश्चन बच्चों ने मुझसे क्यों पूछा भाई, ये क्वेश्चन की भी कुछ ना कुछ इसके पीछे भी कुछ राज छिपा है। क्योंकि आज तक बच्चों ने ऐसा सुना हुआ है कि केमिस्ट्री का पेपर सबसे टफ आता है, मर गए केमिस्ट्री के पेपर में। ये भी पूछ सकते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं, इतना टफ भी आ सकता है, लेकिन उसके चांसेस कितने, किसको प्रिपेयर करना है, किसको प्रिपेयर नहीं करना है, कब करना है, वो सारी चीजें आपको पहले क्वेश्चंस सॉर्ट आउट फॉर्म में चाहिए कि इतने क्वेश्चन मुझे अभी प्रैक्टिस करने, इतने क्वेश्चन मुझे बाद में प्रैक्टिस करने, एंड कब करना है, कितना करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, वो सारी चीजें पर्सनल गाइडेंस के थ्रू होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिर्फ धनुष होने से आप अर्जुन नहीं बनेंगे, साथ में द्रोणाचार्य भी चाहिए,
राइट। तो बस ये सारी चीजें ऐसी होती है। और लास्ट वाला जो आपका ये सारे क्वेश्चंस ऑल ऑब्वियसली मैंने सारे डिस्कस कर लिए। ये जो जिस बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, मेरे पास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, टीचर नहीं है, कुछ गाइडेंस नहीं है, तो मैं क्या करूं, डोंट वरी, अभी हम जिंदा है, राइट। हाँ, आपकी काफी अच्छी से हेल्प करेंगे। और इसके साथ 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 यार मैं चाहता हूं कि यार आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस भी आपके लिए बनाए, राइट। डोंट वरी, वो भी हम करते जाएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू सर दे दीजिए। तो देखिए इसका क्या आंसर है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस नहीं होते, मोस्ट आईएमपी टॉपिक होते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस नहीं होते, मोस्ट आईएमपी टॉपिक होते। मतलब कि मैंने सिलेक्ट करके ऐसे एक टॉपिक का लिस्ट बनाया हुआ है, जैसे मैंने आपको थियरी पार्ट में दिया था, बस उसी तरह से इसमें भी मैंने एमसीक्यू में भी यार लास्ट 2-4 वीक से लगा हुआ था कि यार इतने सालों के जितने भी पेपर्स है, सारे पेपर्स को मैंने स्टडी किया, मार्केट में जितने भी पब्लिकेशंस है उनको स्टडी किया, फिर जो पेपर सेटर है उनकी स्ट्रेटजी देखी कि यार पास्ट 5 इयर्स पहले कैसे क्वेश्चंस आते थे, फिर अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, किस टॉपिक से आने के चांसेस है। तो यार ये वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस यहां पर हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करूंगा, उन टॉपिक्स के बारे में वीडियो हम फ्यूचर में ला रहे होंगे। मतलब कि सारे जितने भी चैप्टर्स है, आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उन सभी के वीडियोस में आपके लिए लेता रहूंगा, राइट। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हम सारे चैप्टर्स डिस्कस करते जाएंगे, उनके एक ऑथेंटिक प्रॉपर एक वीडियो बनेगा, तो आप सारे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सभी लॉजिक्स वहां पर विथ क्वेश्चंस सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन अभी भी हम क्या डिस्कस करेंगे यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, क्योंकि जो मैं सेशन आपके लिए अभी वीडियोस नेक्स्ट लेने वाला हूं, उनमें भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे लॉजिक ही आएंगे कि ये सारे जो लॉजिक्स है, ये सारा जो टॉपिक है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे बस इतने टॉपिक इस चैप्टर के, सिर्फ ये 7 लॉजिक आप याद कर लीजिए, इससे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो यार बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने 5, 6, 7 मैक्स टू मैक्स 7, 8 लॉजिक ऐसे बनाए हुए कि सिर्फ आपको ये 8 पॉइंट्स अच्छी तरह से देख लेने, उसके बेस्ड ही ज्यादातर क्वेश्चन आपके रहेंगे। और देखिएगा जब एग्जाम देंगे तब हम आपको याद करेंगे और आप हमको याद करेंगे, राइट। तो यार देखिए ये एमसीक्यू के लिए क्या है, तो एमसीक्यू के पार्ट से पहले मैं आपके साथ एक चीज और बताना चाहूंगा। यार बच्चे लोग, आप मुझे कमेंट में ये 3 चीजें बताइए, क्योंकि ये मेरे लिए डेटा की जरूरत है। देखिए सबसे पहले तो विच चैप्टर, मतलब यार हम ये पूरे एक एमसीक्यू की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले इस पर, राइट। खुशी की बात है ना। हाँ, तो लेकिन यार कौन सा चैप्टर आपके लिए टफ है, मतलब यार जो आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 इन जनरल, शायद मुझे ये लगता है कि आपका अभी यार सिलेबस ऐसा कुछ होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, लेकिन ये जो भी पूरा सिलेबस है, हर जगह पर शायद अलग अलग सिलेबस हो सकता है। तो कौन सा चैप्टर आपको सबसे टफ लगता है, चैप्टर का नंबर, नेम जो भी है वो आप लिखिए। उसके साथ दूसरी एक चीज लिखिए कि यार आपका केमिस्ट्री का पेपर कब आ रहा है, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि कब तक मुझे आपको वो चीज कंप्लीट करवानी है। तो जल्दी से जल्दी आपको ये एक लिखना है। एंड तीसरी बात कि आपका सिलेबस क्या है। हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि यार मुझे कितने चैप्टर्स कवर करवाने, क्योंकि हर जगह पर हर स्कूल में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। तो मुझे यार एक तो आपका एक चैप्टर चाहिए। आपको कमेंट में क्या लिखना है, आपको सबसे पहले किस चैप्टर की जरूरत है, वो चैप्टर, आपका सिलेबस, आपका केमिस्ट्री का एग्जाम कब है, एंड लास्ट थिंग, अगर आपके पास ये जो मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, उसके अलावा भी कोई आपका कोई पर्सनल डाउट रहता है कि सर इसमें क्या करे, ये करे ना करे, तो यार वो भी कमेंट में लिख दीजिए। लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए भी यार स्पेशली क्वेश्चन एंड आंसर का आपका एक पूरे राउंड हम अरेंज कर देंगे। अगर आपको लगता है कि मैं लाइव ऐसा कोई सेशन रखना चाहिए क्वेश्चन एंड आंसर का, कि जहां पर आप लाइव कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछ सके और लाइव डायरेक्टली हमारे जो भी आपके क्वेश्चन है उसके प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूं, तो यार वो भी कमेंट में लिख लीजिए कि यार ये चैप्टर, सिलेबस, डेट ऑफ आपका जो एंड क्वेश्चन एंड आंसर का वाला राउंड कीजिए, तो उसके लिए भी आप अप्रिशिएट कर दीजिएगा, राइट। तो यार जो भी मेन बात अभी आप जिसके लिए इस वीडियो में आए हो, पूरा लॉजिक, साइकोलॉजी तो आपको समझ में आ गई, आई होप। अभी सब चैप्टर्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर्स में ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखिए सबसे पहला मैं ऑर्गेनिक से स्टार्ट करता हूं, राइट, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को डर ऑर्गेनिक का ही रहता है। तो हम सबसे पहले चैप्टर 10 से स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 10 के मैंने इतने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 पॉइंट्स मैंने यहां पर निकाले कि सिर्फ इन 7 पॉइंट्स से सबसे ज्यादा इन जनरल क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ हैलाइड, यहां से क्वेश्चन आएगा। मतलब ये जो 3-4 टॉपिक है आपके, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइल, जेमिनल एंड विजिनल, ये सारे कौन है, सिर्फ डेफिनेशन देख लीजिए, उनके एग्जांपल्स देख लीजिए। कोई एक क्वेश्चन यहां से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, फिर इनमें से कोई ना कोई एक वो क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरी चीज बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, ये इन जनरल में बता देता हूं सभी बच्चों के लिए।
कि 110% चैप्टर 10, 11, 12 सभी में बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी का कोई एक ही कंसेप्ट है, कोई एक ही मेथड, एक ट्रिक है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट? ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन वहां से आएगा आएगा आएगा, सारे चैप्टर्स में कॉमन समझ लीजिए। दूसरी बात, इस चैप्टर से ये जो सारे नेम रिएक्शन है, सैंडमियर है, फिटिंग, वुड्स फिटिंग, फ्रिंकल्सिंग, स्वार्ड्स एंड ज़ेडज़िफ, इनमें से एक क्वेश्चन आता है। सभी में से एक एक नहीं आएगा, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। और इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वाला पार्ट है वो भी मैं आपके साथ अंडरलाइन कर देता हूं यहाँ, ये वुड्स फिटिंग एंड वुड्स फिटिंग वाला पार्ट है, एंड ये फ्रिंकल्सिंग एंड स्वार्ड्स, ये ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 110% ये वाला पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा, ये सारी चीजें ज्यादा प्रिपेयर नहीं करनी है, ये सारी चीजें देखिए डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ने में मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स आपको 5 या 10 मिनट लगेगी। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी का 1 मिनट में आप क्वेश्चन जो भी आपका एक नोट्स बना लीजिए आप अच्छे से, राइट? बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी का ये ऑर्डर है, तो यार 5-10 मिनट इसमें लगेंगे, 2-4 मिनट इसमें लगेंगे। फिर लुकास टेस्ट आपको क्या करना है, सिर्फ ऑर्डर याद करना है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, राइट? तो लुकास टेस्ट बेस भी आप क्वेश्चन देख लेंगे 1-2 मिनट में। फिर 2-4-5 मिनट में आप ये समझ लीजिए सर हर रिएक्शन को 2-2 मिनट दे रहे, तो 10 मिनट में ये हो जाएगा। SN1 SN2 का ऑर्डर यार इस वीडियो के ड्यूरिंग में भी आपको याद होगा, तो यार ये ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड कायरलिटी, तो वो भी यार देखकर पता चल जाता, आपको भी याद है कि वो वाला कार्बन कि जिसके साथ जो चारों ग्रुप जुड़े हुए ऑल दे आर डिफरेंट, उस कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन्स, एंड दैट कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो हो गया यार। और लास्ट पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, वहां पे भी छोटे छोटे 2-4 इंपॉर्टेंट, मतलब वैसे देखा जाए तो पूरा चैप्टर 10-5-10 करके मिलाएंगे तो 30-35 मिनट, मैक्स टू मैक्स 40 या 1 आवर में पूरे चैप्टर्स की, मुझे लगता भी नहीं क्या 1 आवर आपका होगा, 30-40 मिनट में आपकी पूरी नोट्स रेडी हो जाएगी। तो 30-40 मिनट में आप पूरा चैप्टर यहां से कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? इतने टॉपिक्स को आपको बस फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 11। देखिए यहां पर से एक क्वेश्चन आने का चांसेस है, हाइड्रेशन। सबसे पहला है टॉपिक हाइड्रेशन एंड हाइड्रोबोरेशन। उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, मैं उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दे रहा हूं कि ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? आप साथ में फिर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, या आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी, डोंट वरी। चलिए, नेम रिएक्शन, डाउ प्रोसेस, क्यूमिन प्रोसेस, कॉल्बेस्मिड एंड रिमर्टिमन, ये जो 4 थियरी है वो आपका डबल काम करके देगी। थियरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट। और एक बार आप थियरी के लिए रिएक्शन प्रिपेयर कर लेंगे, वहां से छोटे मोटे क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो एमसीक्यू के लिए इजी, मतलब इट इज द इजी पार्ट। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी मैंने पहले ही आपको कह दिया। ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, यस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, और स्पेसिफिकली फिनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ वाला जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये लास्ट वाला पॉइंट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, राइट? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले जो टॉपिक्स है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, टफेस्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा रिएक्शंस इसमें और कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन भी ज्यादा है इसमें, राइट? देखिए ये सारे आपको ये सारे रिएक्शंस प्रिपेयर करने, इनमें से 1-2 क्वेश्चन 110% आते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है वो बताऊंगा। इसलिए हर टॉपिक को आप देखते रहिए। डायरेक्टली सीधा पीडीएफ से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक कितने लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो देखिए ये जो सारे रिएक्शन, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वुल्फ किस्नर एंड क्लेमेंसन। ये आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड कीटोन का जो भी आप कुछ ना कुछ, ये जो वुल्फ किस्नर और क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, तो इन दोनों से अगर रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट 110% क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन अल्केन बनता है। तो ये एक किड्स वाला नहीं, लेजेंड वाला सॉल्यूशन हुआ। तो हमारे जो बच्चे वो डायरेक्टली ऐसा सॉल्व करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन, वुल्फ किस्नर क्लेमेंसन, डायरेक्टली प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन में से देख लीजिए ये हाइड्रोकार्बन है। तो ऐसी छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट ट्रिक हम काफी सारी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको भी डिटेल में मैं समझा नहीं सकता कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बच्चे समझना चाहते हैं वो समझ जाएंगे, बाकी तो इसके वीडियोस हम डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आल्डोल, क्रॉस आल्डोल, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्पेसिफिकली ये टॉपिक है, ये आपका कन्वर्जन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यहां से ये बनता है, ए से बी बनता है, बी से सी बनता है, ऐसे जो एमसीक्यूज रहते हैं उसके लिए स्पेशली ये पार्ट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड काफी इजी पार्ट है। सिर्फ 2 या 5 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं, सिर्फ 2 मिनट में ये सारे रिएक्शंस आप याद कर पाएंगे, डोंट वरी। ऐसी एक ट्रिक है, नेक्स्ट हम आपको भी नेक्स्ट वीडियोस में वो सारी ट्रिक भी बताते जाएंगे, राइट? चलिए, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एसिड स्ट्रेंथ, यहां पर इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है।
110% एक क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। जो चैप्टर का नाम ही है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां से एसिड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आएगा, राइट। चलिए अभी आगे और सॉलिड स्टेट। हाँ, अभी ये जो सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है, चैप्टर 1 2 3 4, वहां पर ये थोड़े न्यूमेरिकल बेस है, तो आपको फॉर्मूलाज याद करके थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और यहां पर देखिए 110% एक क्वेश्चन ऑलवेज इस टेबल से रहता है, जो आपका एक टेबल दिया हुआ है ना 14 वाला, 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेविस लेटिस, अल्फा बीटा गामा, ये होता है, राइट। एंगल्स दिए हुए, साइड्स का ABC, जो डिस्टेंस दिया है वो वाला टेबल। उसके बाद ये जो 3 टॉपिक है उनमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन, और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, 2 मिनट या 5 मिनट लगेगा आपको क्वेश्चन में। देखो रेडियस सभी का फॉर्मूला रहता है, वो तो आपको पता है ना, A = इसका ये फॉर्मूला है √3 दिस, ये 2√2r, ये सारे फॉर्मूलाज आपको क्वेश्चन में एज लेंथ या रेडियस दोनों में से कोई एक चीज दी होगी, एक चीज आपको पता करना है। इजी वाला पार्ट है, वो भी सारे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। उसके बाद बेस्ड ऑन अरेंजमेंट एंड वॉइड, वॉइड वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंपाउंड है या ये एटम है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को 1/3 कवर करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड को 2/3 कवर करता है, तो व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। डेंसिटी बेस्ड इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको कि यार ये स्ट्रक्चर HCP है, BCC है, ये प्रिमिटिव है, इसके पैकिंग एफिशिएंसी के परसेंटेज कितने हैं, एम्प्टी स्पेस के परसेंटेज कितने हैं, उस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, वो आएंगे, राइट। और ये एग्जांपल्स, मतलब कि आपको क्वेश्चंस पूछेंगे बेस्ड ऑन डिफेक्ट्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डिफेक्ट में 110% याद कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन आएगा AgBr वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, कंपाउंड इज द AgBr। बाकी के सारे कंपाउंड्स भी आप याद कर लीजिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपके फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के जो एग्जांपल्स है वो याद कर लीजिएगा, वो भी क्वेश्चंस पूछते हैं यहां से, राइट। चलिए अभी चैप्टर आया 2 3 एंड 4 जो प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा है। उसमें भी चैप्टर नंबर जो 1 है, सबसे पहला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वो याद कर लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये जो 4 टॉपिक है, वेपर, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ऑस्मोटिक, उनमें से किसी, हाँ अभी आपका एग्जाम 7 8 चैप्टर का रहेगा या फुल सिलेबस का एग्जाम, अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज होते हैं। अगर फुल सिलेबस का एग्जाम है तो इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो समझिए एक क्वेश्चन यहां से आता है, एक क्वेश्चन कुछ इन दोनों में से आता है, और कुछ एक क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आता है। अभी थोड़े चैप्टर्स कम होंगे तो क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, राइट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन। इसमें वेपर एंड ऑस्मोटिक, बॉइलिंग, फ्रीजिंग के इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते और वो इजी रहते हैं, लेकिन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसके ऑलरेडी ये जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सभी के MCQ सॉल्विंग ट्रिक वाले वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना के अपलोड किए हुए हैं, एंड नेक्स्ट नए वीडियोस भी हम अपलोड अभी करते जाएंगे। चलिए और आगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है बेस्ड ऑन EMF सीरीज। EMF सीरीज है, वहां से आपको कोई ना कोई बुक आपने सॉल्व की होगी या प्रीवियस ईयर के अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो वहां पर ये होता है ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट XYZ, देयर रिडक्शन पोटेंशियल आर दिस एंड दिस। तो इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एज और रिड्यूसिंग। ऐसे क्वेश्चन देखे तो एक क्वेश्चन यहां से आता ही है, राइट। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन यहां से आता है जो 2-4 हमारे इलेक्ट्रोलिसिस वाले टॉपिक है, मोल्टन NaCl, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, Na2SO4, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये। अब यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे सुन लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आएगा एनोड कैथोड कौन रहते हैं, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट, कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट, राइट। ये जनरली ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। इतना एम्पियर करंट इतने टाइम के लिए हमने इस सॉल्यूशन से पास किया तो कितने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, कितने ग्राम Ag डिपॉजिट होगा, राइट। वो सारे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसका भी एक डेडिकेटिव ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उसका भी जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा यहां से। चलिए बैटरी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे आते हैं। देखिए ये सारी चीजें दोनों बैटरी में कवर कर लीजिए, मतलब कि 2-4 टाइप की बैटरी है, राइट। ड्राई सेल और ये हमारा लेड स्टोरेज सेल। तो एनोड कैथोड कौन है, एक ये क्वेश्चन आता है। दूसरा सॉल्यूशंस क्या रहे, वो क्वेश्चन आता है। प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, वो क्वेश्चन आता है, राइट। उसका एनोड का रिएक्शन क्या है, कैथोड का रिएक्शन क्या है, चार्जिंग रिएक्शन क्या है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन क्या है, ये सारी चीजें यहां से क्वेश्चंस में आपको पूछी जाती है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 3। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। यहां पर टॉपिक्स ज्यादा नहीं है,
और स्पेशली एक बात बताता हूं आपको सीक्रेटली, यहां पर आइएगा। देखिए सबसे पहले रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कंपाउंड ए का कॉन्सेंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं, बी का कम कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं, तो रेट लॉ आप एक R इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बनाइए, R इज इक्वल टू के ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई, यहां पर एक्स वाई क्या होगा वो आप पता कीजिए, या रेट कितना बढ़ेगा वो पता कीजिए, राइट। ये सारे क्वेश्चन आपने देखे, वो क्वेश्चन आएंगे। एंड जो बच्चे यार काफी वीक बच्चे, उनको तो ये करना है मतलब करना है। देखिए ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट 110% आएगा आएगा आएगा। क्या ये आपको एक टेबल दिया हुआ है, वहां पर जीरो ऑर्डर का क्या यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या, सेकंड, थर्ड, शुडो, इन सारे के आपको रेट कांस्टेंट के यूनिट याद कर लेना है। उसके बाद थोड़ा ये पार्ट टफ रहेगा, जो एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है उसके बेस्ड आपको थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कि यार इसका हाफ लाइफ टाइम ये है, तो इसके बाद ये हो रहा है, तो कितनी साइकिल के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना हो रहा है तो कितनी साइकिल्स इसमें घूमेंगी। तो थोड़ा टफ वाला पार्ट है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राफ्स। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर, ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ, आर्हेनियस का ग्राफ क्या है, फिर यहां पर इस वाले कंसेप्ट में, इस वाले टॉपिक में इंटरसेप्ट क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर में दिस वर्सेस दिस, इसका ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं तो स्लोप क्या आएगा। तो आपको नोटबुक में एक अच्छी तरह से जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर जो भी है, हाफ लाइफ, आर्हेनियस, सभी के ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, उनके इंटरसेप्ट, उनके स्लोप, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो इन सारी जितनी भी मैंने चीजें यहां पर डिस्कस की, उनके सारे अच्छे से आप नोट्स बनाइए। मैंने बताया हर चैप्टर में आपको 25-30 मिनट, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट आपको टाइम लगेगा। 30-40 मिनट में आपका एक अच्छे से अच्छा नोट्स बन जाएगा, और उन नोट्स के बेस ही आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन फोड़ पाएंगे। बाकी आप 500-700 भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, उस वक्त आपको लगेगा कि यार चलो अच्छा ग्रिप आ रहा है। लेकिन जैसे 2-3-4 और चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे तो जो फर्स्ट वाला चैप्टर था वो आपके दिमाग से उड़ जाएगा, फिर से उन्हीं 500-700 क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं, पागल है क्या? नहीं, तो एक अच्छे से नोट्स बनाइए कि जिसके बेस आप फिर कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप उखाड़ सकते हैं, राइट। तो आई होप बच्चा लोग कि मैंने जो भी आपके लिए टाइम दिया, जो भी आपको गाइडेंस दिया, सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आपको बताए, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे होगे। आपका ये जो मैंने टाइम लिया, आई होप कि वो भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ हेल्पफुल होगा, राइट। तो मैंने फिर से रिपीट करता हूं कि जो सारी चीजें बताई उसके लिए आपको कमेंट में मुझे 3-4 आंसर देने। सबसे पहला किस टॉपिक का, किस चैप्टर का आप सबसे पहला वीडियो चाहते हैं, तो यार फर्स्ट वीडियो आप किसका चाहते हैं। दूसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, डेट ऑफ आपका केमिस्ट्री का एग्जाम कब है, मतलब कब तक मुझे आपको कंप्लीट करके, मतलब ट्राई करना है, कंप्लीट करने की कोशिश करना है मुझे। एंड लास्ट, अगर आपका और भी कोई एक पर्सनल कुछ डाउट्स रह जाए, कुछ कोई पर्सनल क्वेश्चन रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके क्वेश्चंस वहां पर पूछिए। तो लगेगा कि ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसका स्पेशली हम एक Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड हम रख देंगे, राइट बच्चा लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।